12th क्लास में हमारा लेसन नंबर 25 चल रहा है, मानव में उत्सर्जन तंत्र। और इसमें हमने अभी तक जो वृक्क यानी किडनी की संरचना वगैरह पढ़ ली थी, जिससे हमने मूत्र निर्माण की क्रिया पढ़ी। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक तो मूत्र से संबंधित विकार, मूत्र से संबंधित विकार या उत्सर्जन तंत्र से संबंधित विकार। यानी मूत्र में जो उत्सर्जित पदार्थ हैं उनकी कमी होना या अधिकता होना, उससे जो रोग उत्पन्न होते हैं उनको अपन बोलते हैं मूत्र से संबंधित विकार या उत्सर्जन तंत्र से संबंधित रोग। तो इसमें कुछ अपन पहले पढ़ चुके हैं, बाकी जो कुछ है वो इस तरह से है। जैसे सबसे पहले अपन बात करें, एक होता है एल कैप्टोन यूरिया, और दोनों को मिलाकर लिखे तो लिख सकते हैं एल कैप्टोन यूरिया। बच्चों एक पदार्थ होता है एल्केप्टोन, एक्चुअली ये अम्ल होता है। तो एल्केप्टोन अम्ल जो है उसकी अगर मूत्र में एल्केप्टोन की उपस्थिति, अगर मूत्र में ये एल्केप्टोन नामक पदार्थ अगर पाया जाए तो उस स्थिति को बोलेंगे एल्केप्टोन यूरिया। और ये जो एल्केप्टोन है ये वायु के संपर्क में आने पर ये काले रंग का हो जाता है। कैसे रंग का हो जाता है? काले रंग का। और इसलिए इसको हम बोलेंगे कृष्ण मूत्र रोग, यानी कि ब्लैक यूरिन डिजीज। तो ब्लैक यूरिन जो डिजीज है वो हो गया इसमें एल्केप्टोन की उपस्थिति के कारण। यानी अगर मूत्र में एल्केप्टोन की मात्रा बढ़ जाती है या आ जाती है तो इससे मूत्र जो है वो काले रंग का हो जाता है, इसको बोलेंगे एल्केप्टोन यूरिया। सेकंड देखते हैं हीमोग्लोबिन यूरिया। बच्चों अगर हीमोग्लोबिन पाया जाए उसमें मूत्र में, क्योंकि मूत्र में नॉर्मली हीमोग्लोबिन नहीं होता है, लेकिन अगर हीमोग्लोबिन बढ़ जाए या हीमोग्लोबिन की उपस्थिति इसमें मूत्र में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति को क्या बोलेंगे? हीमोग्लोबिन यूरिया। इसी तरह से एक होता है हीमेटूरिया। हीमे मतलब आरबीसी। तो मूत्र में आरबीसी या रक्त की उपस्थिति, आरबीसी या रक्त की उपस्थिति को क्या बोलेंगे? हीमेटूरिया। इसी तरह से एक होता है ओलिगोयूरिया। यानी कि मूत्र के आयतन में कमी। इससे पहले जो कुछ विकार अपन पहले ही पढ़ चुके हैं तो उनको अपन यहाँ दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। ये आपके कुछ टॉपिक रह गए थे, उनको अपन यहाँ देखेंगे। अब इस लेसन में अगला जो टॉपिक है वो है हीमोडायलिसिस, यानी कि रुधिर अपोहन। तो बच्चों पहले अपन बात करते हैं कि रुधिर अपोहन क्या होता है, यानी हीमोडायलिसिस क्या होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर किडनी फेलियर हो जाता है। किडनी फेलियर का मतलब है कि वृक्क ऊतकों का
नष्ट हो जाना। अब वृक्क ऊतक नष्ट क्यों हुए, हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वृक्क में कई बार यूरिक अम्ल इकट्ठा हो जाता है, तो उससे भी फिल्टर चोक होने से वृक्क ऊतक नष्ट हो सकते हैं, या फिर वृक्क में संक्रमण हो जाए। नॉर्मली जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है वो नेफ्रॉन्स के अंदर, वृक्क के अंदर संक्रमण उत्पन्न कर देता है, जिससे किडनी फेलियर की संभावना हो जाती है। और एक बार किडनी के वृक्क के ऊतक नष्ट हो गए तो इस किडनी को दोबारा सही नहीं कर सकते। अगर वृक्क फेलियर हो गया, किडनी फेलियर हो गया, तो इस किडनी को दोबारा से अपन सही नहीं कर सकते। तो उस समय अब हम जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ हैं, अपशिष्टों का उत्सर्जन कैसे करेंगे? अपशिष्टों का जो उत्सर्जन करेंगे वो हम करेंगे कृत्रिम वृक्क के द्वारा। किसके द्वारा? कृत्रिम वृक्क के द्वारा करेंगे। तो ये कृत्रिम वृक्क के द्वारा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही कहलाता है हीमोडायलाइसिस। हीमोडायलाइसिस यानी रुधिर अपवहन। तो अब इसमें से प्रक्रिया कैसे काम करती है, देखो उसके लिए सबसे पहले ये भुजा से, इसमें दोनों बना रहे हैं अपन, ये तो है, ये है वृक्क, ये धमनी है, ये क्या है? धमनी है। जो वृक्क में जाएगी, और ये सिरा है। एक धमनी एक शिरा है भुजा में से। तो भुजा में से हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये धमनी से, किससे? धमनी से एक निडल की सहायता से हम रुधिर को बाहर निकालते हैं, और बाहर निकालने के बाद सबसे पहले इसका प्रशीतन करेंगे, इसको ठंडा करेंगे। क्या करेंगे? इसका प्रशीतन। क्यों? क्योंकि रुधिर जो है शरीर में बह रहा है वो गर्म होता है, उसका कुछ तापमान होता है बॉडी टेम्परेचर पे, तो उसको सबसे पहले क्या करा जाएगा? ठंडा किया जाएगा। और ठंडा करने के बाद इसमें मिलाया जाता है हिपेरिन नामक प्रतिस्कंदक पदार्थ। क्या मिलाया जाएगा? हिपेरिन नामक प्रतिस्कंदक पदार्थ। क्योंकि ये जो रुधिर है बाहर आने पर इसका कहीं थक्का नहीं जम जाए, कहीं ये स्कंदित ना हो जाए, इसलिए इसमें क्या मिलाना पड़ेगा? हिपेरिन। अब हिपेरिन मिलाने के बाद इसको एक कृत्रिम डायलाइजर के अंदर प्रवेश करा दिया जाता है। ये कृत्रिम डायलाइजर है, ये हो गया डायलाइजर, जिसको अपन कृत्रिम वृक्क भी कह देते हैं, डायलाइजर बोलते हैं इसको। ठीक है, ये एक तरह का कृत्रिम वृक्क है जिसके अंदर होती है ये नलिकाएं, और ये जो नलिकाएं हैं इनके ऊपर जो झिल्ली होती है वो होती है सेलोफेन झिल्ली। कौन सी झिल्ली? सेलोफेन झिल्ली। इस झिल्ली की खासियत है कि ये झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। कैसी होती है? अर्धपारगम्य। तो इसमें से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका उत्सर्जन हो सकता है। क्या हो सकता है? उत्सर्जन, यानी कि इनका निष्कासन हो सकता है। और ये जो द्रव, जिस द्रव के अंदर ये नलिकाएं डूबी हुई है, इस द्रव को बोलते हैं अपोहनी द्रव। क्या बोलते हैं? अपोहनी द्रव, जो कि एक तरह का तनु विलयन होता है। तनु मतलब पतला। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, ये तनु विलयन होता है। तो इसमें ये कुंडलित नलिकाएं होती हैं, इन पर झिल्ली चढ़ी हुई है, सेलोफेन झिल्ली है, जिसमें से उत्सर्जी पदार्थ आसानी से निष्कासित हो सकते हैं। ये नलिकाएं बाहर निकलने के बाद इनको वापस से इसमें पदार्थ मिलाया जाएगा, एंटी हिपेरिन। कौन सा पदार्थ? एंटी हिपेरिन। और वापस से फिर इसको बॉडी टेम्परेचर पर गर्म किया जाएगा। इस रुधिर को गर्म किया जाएगा और फिर इसको
ये कैनुला की सहायता से, निडल की सहायता से किस में चढ़ा देंगे, शिरा में। तो अब इसको दोबारा देखते हैं। धमनी से रुधिर निकाला, क्या किया, ठंडा किया, हिपेरिन मिलाया और फिर कृत्रिम रक्त में इसको प्रवेश करा दिया। अब इसके अंदर जो सेलोफेन झिल्ली है, इसमें से उत्सर्जित पदार्थ निकल कर इस अपोहनी द्रव में आ जाते हैं। कौन कौन से, जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, Na+, Cl-, PO4, SO4, ये सारे अपशिष्ट पदार्थ जो है उत्सर्जित, वो अपोहनी द्रव में आ जाते हैं उत्सर्जित होकर, क्योंकि अपोहनी द्रव तलो विलयन है और अपन परासरण का नियम पढ़ते हैं, जिसमें परासरण कहता है कि ये जो पदार्थ उत्सर्जित पदार्थ ये अति सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की तरफ जा रहे हैं। तो ये पदार्थ निकलकर किसमें आ गए, अपोहनी द्रव में आ गए, जिससे ये बाद में सांद्र हो जाएगा। वापस अभी अपशिष्ट पदार्थ तो निकल चुके हैं, अपशिष्ट पदार्थ निकलने के बाद ये रुधिर कैसा हो चुका है, ये रुधिर अब एक तरह से उत्सर्जित पदार्थ मुक्त हो गए इसमें से। अब इसको वापस इसमें एंटी हिपेरिन मिलाएंगे, क्योंकि अपन ने हिपेरिन मिलाया था, उसको निष्क्रिय करना पड़ेगा। वापस से शारीरिक तापमान पर इसको गर्म करेंगे और वापस से इसको शिरा में चढ़ा देंगे। ठीक है, तो इस तरह की जो क्रिया है इसको बोलेंगे हीमोडायलाइसिस। अब बच्चों, हीमोडायलाइसिस जो है वो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जब तक किसी किडनी का जो व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक अपन उसके रुधिर को फिल्टर कर सकते हैं। लेकिन जब किडनी की व्यवस्था हो जाती है, यानी दूसरी किडनी मिल जाती है दाता के द्वारा, तो हमें किडनी को, ग्राही को प्रत्यारोपित करना पड़ता है, और जिसे हम बोलेंगे वृक्क प्रत्यारोपण। वृक्क प्रत्यारोपण का मतलब है कि दाता से ग्राही को वृक्क का स्थानांतरण। जो किडनी डोनेट करता है, देता है, वो दाता होता है, जो किडनी ग्रहण करता है वो ग्राही होता है। लेकिन यहाँ पर भी एक समस्या है, ऐसा नहीं है कि हम किसी की भी किडनी को किसी भी व्यक्ति को लगा सकते हैं। सबसे पहले तो उनके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जिसमें ब्लड ग्रुप भी देखा जाता है, RH फैक्टर भी देखे जाते हैं, और उसके अलावा भी जब हम किडनी किसी व्यक्ति को लगाते हैं तो उसका शरीर उस किडनी के विरुद्ध एंटीबॉडी बना सकता है, क्योंकि जो किडनी है वो बाहरी भाग है और वो किडनी किसी व्यक्ति के शरीर में आ रही है, तो उस व्यक्ति का शरीर उस किडनी के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जब भी किडनी या वृक्क प्रत्यारोपण किए जाते हैं तो ग्राही व्यक्ति को कुछ ऐसे औषधियों के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, दवाइयाँ देनी पड़ती है, जिससे उसका प्रतिरक्षा जो तंत्र है वो उसका संदमन हो जाए, वो कुछ समय के लिए कमजोर हो जाए, और जब उसका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगा तो वो उस किडनी के विरुद्ध एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा, और एक समय के बाद जब वो किडनी पूरी तरह से शरीर के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है तो प्रतिरक्षा तंत्र वापस से अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगा और अब उसके विरुद्ध एंटीबॉडी नहीं बनेगी। तो बच्चों, ये जो लेसन अपना है ये इन टॉपिक के साथ ही ये कंप्लीट हो जाता है। तो अपनी जो स्टडी है उसको जारी रखें, प्रैक्टिस करें इनकी, और इनके जो PDF नोट्स हैं वो आपको शीघ्र ही भेज दिए जाएंगे।